पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्शन। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन में हम लोगों ने ये करा था कि हाउस होल्ड में यानी घर में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लिया था लैब लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच इज यूज टू फॉर मेकिंग कर्ड। और कर्ड का हमने करा था कि कर्ड में क्या एडवांटेज है एज कंपैरिजन टू मिल्क, कि एक तो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12, और दूसरा जो कर्ड होता है वो हमारे गट के बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है, यानी गट को हेल्दी रखता है, और दूसरे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को चेक करता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़े थे कि सैक्रोमाइसिस सर्विसिया which is also called as baker's yeast is used for making bread as well as it is used for making the dough। किसका बेटा? इडली, डोसा, खमन, इनका डो बनाने के काम में आते हैं। की जाती है किस लिए? मतलब ड्रिंकिंग, और उसको प्रोड्यूस किया जाता है कैसे बेटा? बाय फर्मेंटिंग। फर्मेंटेशन से अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने बेटा पढ़े थे। उसके अलावा हमने पढ़े थे कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरमेंट, हर तरह के एनवायरमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब हमको पढ़ना है दीज, वो थे माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आज मैंने इनको लिख लिया क्योंकि पूरा पूरा लिखना होता है, तो मैंने कहा पहले ही लिख लेती हूँ, टाइम कम हो जाएगा क्योंकि 6 o'clock मेरी सर मीटिंग है बेटा, प्रिंसिपल सर ले रहे हैं। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज है बेटा, मेनली आइदर एट द होम और इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। मेनली माइक्रोब्स किस में यूज किए जाते हैं? फर्मेंटेशन में। और फर्मेंटेशन आप लोगों को पता है बेटा, फर्मेंटेशन एक एनएरोबिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है बेटा? एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब कि वो प्रोसेस जैसे अपन ने पढ़ा था 10th क्लास में ही करा था कि ग्लूकोज C6H12O6 plus 6O2 gives, तो सॉरी, ग्लूकोज give rise to pyruvic acid, और यही पायरुविक एसिड का हमने पढ़ा था कि अगर एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं तो फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन में C2H5OH plus CO2 प्रोड्यूस करते हैं। तो सेम प्रोसेस यूज्ड बाय द माइक्रोब फॉर प्रोड्यूसिंग द एल्कोहल। तो इंडस्ट्री में इसी प्रोसेस को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर, विस्की, रम, ब्रांडी एटसेट्रा। लेकिन क्योंकि जब हम इंडस्ट्रियल स्केल में ले रहे हैं तो इंडस्ट्रियल स्केल में लेने के लिए वी यूज लार्ज क्वांटिटीज, हमें लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए बेटा। तो लार्ज क्वांटिटीज के लिए वी यूज फर्मेंटर्स। हमें किसकी जरूरत होती है बेटा? फर्मेंटर्स की जरूरत होती है। तो फर्मेंटर्स आर द लार्ज वेसल्स in which the nutrient medium and the microbes are kept, and ultimately they ferment the nutrient and produce the product। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्मेंटर्स जो होते हैं वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं। दे आर अराउंड 1000 to 10,000 लीटर्स का फर्मेंटर्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है बेटा, फर्मेंटिव एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोब इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ऑब्टेन करते हैं फर्मेंटिव एक्टिविटी से। लेकिन हमको जो दो पढ़ने हैं मेन, द टू मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड द एंटीबायोटिक। यानी इस चैप्टर में हमको जो दो प्रोडक्ट पढ़ने हैं विच वी ऑब्टेन बाय द इंडस्ट्रियल लेवल, दैट इज एल्कोहल एंड सेकेंड इज द एंटीबायोटिक। तो पहले हम देखेंगे कि फर्मेंटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया
कि द फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरिड आउट इन द लार्ज वेसल्स। तो फर्मेंटर्स क्या है बेटा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल, यानी किसी भी चीज का, चाहे अल्कोहल का है चाहे एंटीबायोटिक का है, अगर इनका प्रोडक्शन करना है हमें इंडस्ट्रियल स्केल में यानी लार्ज लेवल पर, लार्ज अमाउंट, इट रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज टैंक। तो बहुत बड़े टैंक्स चाहिए एंड दीज टैंक्स आर कॉल्ड एज फर्मेंटर्स। इन टैंक्स को क्या कहा जाता है बेटा? फर्मेंटर्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस एज वेल एज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। यानी इंडस्ट्रीज में भी कुछ प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, और कमर्शियल का मतलब होता है जिसको हम मार्केट में बेचते हैं, उन प्रोडक्शंस को बनाने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। यानी हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं क्या क्या बनाने में? ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में हम लोग माइक्रोब्स को यूज करते हैं, अल्कोहल को किस सिंथेसिस में, कुछ एंजाइम्स को बनाने में भी हम लोग माइक्रोब्स यूज करते हैं, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। आज हम ये चार, ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल और एंटीबायोटिक, इनकी स्टडी करेंगे बेटा। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी हाउ वी कैन ऑब्टेन अल्कोहल। बेटा अल्कोहल को ऑब्टेन करने के लिए या अल्कोहल लेने के लिए जो माइक्रोब यूज होता है वो आपका यीस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया। सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया जो है, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना है। ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, इसकी स्पेलिंग आपको 10 टाइम्स लिख के देख लेनी है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया, सैक्रोमाइसिस का मतलब होता है जो शुगर पर काम करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट पर। तो इसका जो फूड है जिस पर ये फीड करता है वो कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसका नाम है सैक्रोमाइसिस। सैक्रम शुगर केन का नाम होता है बेटा। तो सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया, उसको हम लोग दूसरा नाम होता है बेकर्स यीस्ट। कई बार केवल यही क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ बेकर्स यीस्ट, या व्हाट इज बेकर्स यीस्ट। तो आपको आंसर देना होगा सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया इज आल्सो कॉल्ड एज बेकर्स यीस्ट। तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी। इन सब के प्रोडक्शन के लिए, मतलब ब्रेड भी बनाते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया से। इवन अगर केक भी बनाना है और हम उसके अंदर यीस्ट डालते हैं, बेकर्स यीस्ट डालते हैं, तो उससे केक भी फ्लफी बनते हैं बेटा। उसी से ही हम लोग इडली भी बना सकते हैं, उसी से हम लोग खमन भी बना सकते हैं। यानी मल्टीपर्पस है, क्योंकि ये अलग अलग सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू द फूड मटेरियल, कि कौन सा हमने फीड डाला है। तो वाइन, बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटिंग। और फर्मेंटेशन के लिए हम जो माइक्रोब यूज कर रहे हैं वो है बेटा सैक्रोमाइसिस सर्वीसिया। अब बात आती है, हम कहते हैं वाइन है, बियर है, विस्की है, रम है, ब्रांडी है, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। वाइन और बियर जो होती है इसमें अल्कोहल कंटेंट लेस देन 12% होती है। विस्की, रम और ब्रांडी में मोर देन 12% होती है। अब मैं यहाँ पे 12% पे ही जोर क्यों डाल रही हूँ बेटा? मैंने ये लेस देन 12% बोला तो मैं इसको ये कह सकती थी ना मोर देन 20%, मोर देन 30%। मैंने 12% ही क्यों बोला? देखो एक सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास, मैं सपोज अंगूर का जूस ले लूं, है ना, ग्रेप्स का जूस ले लूं और उसमें थोड़ी सी बेकर्स यीस्ट डाल दूं, तो वो उसको फर्मेंट करते जाएंगे और उसमें अल्कोहल बनता जाएगा। अल्कोहल बनता जाएगा, कितने परसेंट तक बन जाएगा? मैक्सिमम 11%, 11.5% तक बन जाएगा। क्यों भाई? मैं उस जूस को ज्यादा दिन तक रख लूं, 5 साल
तक रख लूं, 6 साल तक रख लूं कि धीरे धीरे और फर्मेंट करेंगे और बनता जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कितनी भी पुरानी बियर हो, कितने भी पुरानी वाइन हो, उसमें और ज्यादा फर्मेंटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो यीस्ट होता है वो खुद केवल 12% ऑफ एल्कोहल तक सहन कर सकता है। अगर एल्कोहल की कंसंट्रेशन 12% से ज्यादा हो जाती है तो उस यीस्ट की डेथ हो जाती है, यानी वो यीस्ट मर जाता है। जब मर जाएंगे सारे के सारे तो बेटा एल्कोहल कहाँ से कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी? तो इसलिए वाइन और बियर 12%। अभी और भी बताऊंगी कि क्यों 12% रहती है, तो इनका कैसे इंक्रीज हो गया। पहले हम देखते हैं कि वाइन किससे ऑब्टेन होती है, विस्की किससे ऑब्टेन होती है, रम किससे ऑब्टेन होती है। तो इनके ऑब्टेन करने के लिए डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम, कि हम कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग दिस। तो अगर हम बार्ले माल्ट यूज कर रहे हैं, यानी जौ को भिगो के उसमें फर्मेंटेशन करवा रहे हैं, तो हमें ऑब्टेन होगी बेटा बियर। अगर हम सीरियल्स, अनाज को, यानी गेहूं को या किसी भी और चीज को अगर हम उसे फर्मेंट कर रहे हैं तो हमें ऑब्टेन होगी बेटा विस्की। अगर हमने फर्मेंटेशन करवाया मोलासिस, मोलासिस क्या होता है बेटा? जब शुगर केन का जूस निकालते हैं और शुगर केन में से चीनी बना लेते हैं, तो चीनी बनाने के बाद में जो रिमेनिंग सब्सटेंस रहता है, काला काला गंदा गंदा रहता है, बहुत ही सड़ा सा, देखने से तो उल्टी सी आ जाए, खाने का मन नहीं करे खाना। तो उस मोलासिस से को अगर फर्मेंट किया जाता है तो उससे बनती है बेटा रम। और अगर फ्रूट जूसेस को फर्मेंट किया जाता है, वो कोई सा भी फ्रूट हो सकता है, इट कैन बी grapes also, it can be pineapple also, it can be orange also, whatever fruit it, even it is गोवा में जो बनाते हैं वो बेटा इसकी बनती है फैनी, काजू की। काजू का जो फ्रूट होता है ना, हम तो सीड खाते हैं काजू का, काजू की जो फ्रूट होता है उसको फर्मेंट करके फैनी बनाई जाती है, तो उनसे ऑब्टेन होती है वाइन और ब्रांडी। तो ये तो हो गए कि द टाइप ऑफ द एल्कोहल or the type of the beer, whiskey, rum, wine or brandy depends on the nutrient medium on which the Saccharomyces cerevisiae work। अब बात आती है कि वाइन और बियर में मैंने कहा लेस देन 12% है, तो क्यों लेस देन 12% है? ये तो मैंने बता दिया कि भाई क्योंकि 12% से ज्यादा होते ही जो यीस्ट है वो किल हो जाता है, इसलिए 12% है। तो फिर इसमें इंक्रीज कैसे हो गई? तो एक्चुअली जब बियर और वाइन ऑब्टेन करते हैं तो सिंपली फ्रूट जूस के अंदर इसको ऐड किया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, वो अपने आप उसके अंदर फर्मेंटेशन होता है और फिर उसको प्रोसेस करके बॉटलिंग कर दी जाती है, यानी उसमें डिस्टिलेशन नहीं करती। अब डिस्टिलेशन नहीं किया जाता तो कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होता। जबकि रम, विस्की और ब्रांडी, इन तीनों में जब फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है उसको डिस्टिल किया जाता है। अब ये डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, 9th क्लास में आप लोगों ने करा था, मोस्टली भूल गए होंगे, फिर एक बार याद दिला देती हूँ। डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोगों ने 9th क्लास में करा था, टू सेपरेट द टू सॉलेबल लिक्विड। दो लिक्विड अगर सॉलेबल है उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन करते हैं इफ देयर बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट, है ना? डिफरेंट। तो सॉलेबल लिक्विड विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो सपोज मैंने फर्मेंट करवाया, किसको फर्मेंट करवाया? मोलासिस को फर्मेंट करवा दिया। यीस्ट ही फर्मेंट कर रहा है, वो तो मैक्सिमम कितने परसेंट फर्मेंट करेगा? 11%। उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा करेगा तो खुद ही मर जाएगा। तो मैंने अब वही वाला मोलासिस, फर्मेंटेड मोलासिस यहाँ पे डाल दिया, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? केवल लेस देन 12%। इसको मैंने ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा, बॉईल करा। जब मैं बॉईल करूंगी तो इसमें से एल्कोहल जो होता है
C2H5OH, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 72 या 76, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन इतना ही होता है। तो और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा 100। तो नेचुरली पहले कौन बॉइल होके कौन वेपर बनेगा? एल्कोहल वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो एल्कोहल वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो वो एल्कोहल यहाँ पे आते हैं, उसके बाद इसको पास किया जाता है एक ट्यूब से, जिसको डिस्टिलेशन ट्यूब कहते हैं। और इस डिस्टिलेशन ट्यूब में वो लोग क्या पास करते हैं बेटा? वाटर, कोल्ड वाटर। यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है और यहाँ से वो आउट आ जाता है, और अंदर इस ट्यूब को वो कूल डाउन करता है। तो यहाँ पे जो वेपर्स निकले, वो वेपर यहाँ पे कूल डाउन होंगे, और कूल डाउन होके वो ट्रिकल होके इसमें कलेक्ट हो जाए। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गई बेटा? एल्कोहल। ये भी आपको पता है, आप कोई बच्चा कहेगा मैम वाटर के वेपर बन गए, तो बेटा आपको पता है कि जब तक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर नहीं आएंगे, वाटर के अंदर वेपर्स नहीं बनेंगे। तो पहले जब तक पूरा अल्कोहल नहीं निकल जाएगा, इतने इसका टेम्परेचर 72 से ऊपर नहीं जाएगा। तो जब अल्कोहल यहाँ पे आ जाता है, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। और फिर इसको कितने % का कन्वर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर वो लोग वाटर ऐड करके, और दे कैन मेक अ विस्की, रम, ब्रांडी, व्हाटएवर दे वांट। तो वो चीज आपको ऑब्टेन होती है। तो दिस इज डन एट द कमर्शियल स्केल। तो उन्हें फर्मेंटर्स में करा जाता है और फिर उसका डिस्टिलेशन किया जाता है। आपकी बुक में पेज नंबर 182 में फर्मेंटर्स के डायग्राम दिखा रखे हैं, फिगर 10.5 और 10.4, जिसके अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल स्केल पर फर्मेंटर्स बना रखे। तो ये तो ऑब्टेन हो गया कि हाउ द अल्कोहल इज ऑब्टेन। अब आते हैं नेक्स्ट कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स। बेटा एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक 2 वर्ड से बना है। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग। यानी कोई भी केमिकल विच इज अगेंस्ट द लिविंग बीइंग। तो ये तो बड़ा नुकसानदायक हो गया। कोई भी केमिकल अगर लिविंग बीइंग के अगेंस्ट है, यानी हम भी लिविंग बीइंग है, हमारे भी अगेंस्ट है। लेकिन बेटा यहाँ पे जो एंटीबायोटिक वर्ड डिराइव हुआ है, वो अगेंस्ट द लिविंग में अगेंस्ट द पैथोजन, यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो एंटीबायोटिक आर द केमिकल which can kill or retard the growth of microbes। ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं कैसे? बाय इनहिबिटिंग द सेल डिवीजन, उसमें सेल डिवीजन नहीं होने देते, एंड बाय इंटरफेयरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। कहने का मीनिंग है कि एंटीबायोटिक काम कैसे करता है। आप लोगों ने 9th क्लास में, कहोगे कि मैम आप सारे टाइम यही बताते रहते हो, 9th में ये पढ़ा था, 10th में ये पढ़ा था। बेटा 9th क्लास में व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाउ एंटीबायोटिक वर्क। तो हम ये कहते हैं कि एंटीबायोटिक क्या करता है कि बैक्टीरिया की उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है विच इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। और बेटा जब सेल वॉल नहीं बनेगा, तो बैक्टीरिया, जब एक बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होके 2 में डिवाइड हो रहे, तो वो वॉल ही नहीं बन पाएगी। जब वॉल नहीं बन पाएगी, तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो पैथोजन हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं बाय टेकिंग द एंटीबायोटिक्स। अब आता है बेटा एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी करी थी, वो किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। Alexander Fleming discovered antibiotic. Actually he was not working on this. वो तो बैक्टीरिया पर वर्क कर रहा था, और वो भी कौन से वाले बैक्टीरिया पर? स्ट्रेप्टोकोकस। He was working on स्ट्रेप्टोकोकस। तो उसने क्या करा कि
जैसे मैंने बताया था ना, ये कॉलोनी ए, कॉलोनी बी, तो जो वॉच ग्लास होते हैं उसके अंदर ये लोग बैक्टीरिया की कॉलोनीज को ग्रो करते हैं, या पेट्री डिश में, वॉच ग्लास में कर सकते हैं या फिर पेट्री डिश में कर सकते हैं। तो ये पेट्री डिश में बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो कर रखी थी, तो बहुत सारी कॉलोनीज ग्रो कर रखी थी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ओवर हो जाता है इनका प्रैक्टिकल, तो ये लोग वॉश कर देते हैं। उसने क्या करा कि उसको एज इट इज छोड़ दिया, वॉश नहीं करा होगा, भूल गया होगा या और कोई काम आ गया होगा। 2-3 दिन बाद उसने देखा कि जो पेट्री डिश थी जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की कॉलोनी थी, उसमें मोल्ड उग गया है। मोल्ड, मोल्ड मतलब फंगस, उसमें फंगस ग्रो हो गई। अब साइंटिस्ट था बेटा, तो उसने देखा कि ला इसमें देखो कि फंगस में कौन सी फंगस ग्रो करी है। तो उसने देखा कि फंगस जो ग्रो हुई है, जहां जहां पे भी फंगस है वहां वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया थे ही नहीं। पूरी कॉलोनी छोड़ी थी उसने और देखा कि जहां पे भी ये फंगस थी वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस थे ही नहीं। उसने क्या करा, उस मोल्ड को एक, उसने पहले तो ये सोचा कि हो सकता है भाई ये कॉलोनी पुरानी हो गई हो इसलिए इसमें नहीं रहे हो। अब उसने क्या करा, इस मोल्ड को यानी इस फंगस को, जो थी पेनिसिलिन, इसको लिया और फ्रेश कॉलोनी ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस में डाल दिया। अब फंगस वहां पे ग्रो करी, और वहां ग्रो करी तो देखा वहां पे भी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया किल हो गए। So he discovered that the penicillin has certain substance which can kill the bacteria, और उसका नाम बाद में दिया गया एंटीबायोटिक, और उसने इस एंटीबायोटिक का नाम फ्लेमिंग ने दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किसके नाम पर, नेम ऑफ द फंगस, और फंगस का नाम था पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम। फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, और उससे जो केमिकल ऑब्टेन हुआ उसका नाम उसने दिया पेनिसिलिन। अब बेटा उसने तो डिस्कवर कर दिया और बता दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करती है। उसकी डिस्कवरी के बहुत साल बाद उसका जो मेन यूज किया गया, वो मेन यूज, दो साइंटिस्ट थे बेटा, एक अर्नेस्ट चेन, एक हार्वर्ड फ्लोरे। हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन, इन दोनों